अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड का जो पाकिस्तान का दौरा होना है उसकी डेट से एक दफ़ा फिर तातुल का शिकार हैं और पीसीबी के ज़राए ये बता रहे हैं कि जो वेन्यूज़ हैं उनको तब्दील किए जाने का इम्कान है और कुछ आगे पीछे होंगे। जितने मैचेस कराची में स्केजूल थे, कुछ मैचेस लाहौर में स्केजूल थे, उनको रद्द-बदल किया जाएगा उनका। और इसके अलावा हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के सीरीज़ में क्या नौजवानों को मौका देना चाहिए। जिन नौजवानों को हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मौका दिया था, क्या वो डिज़र्व करते हैं? उनमें से कौन कौन से नौजवान हैं जिनको मौका दिया जाएगा, और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो उससे पाकिस्तान की जो लाइनअप है, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, वो किस हद तक डिस्टर्ब होगी? रिजवान और बाबर को टीम में वापस लाने से क्या उनको कोई अपनी पोजीशन सेक्रीफाई करनी पड़ेगी? इसके अलावा वहाब रियाज ने भी कुछ कमेंट किए हैं बाबर और मोहम्मद आमिर के हवाले से, उस पर भी बात होगी। और आकिब जावेद ने कौमी टीम के क्रिकेटर्स की फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान बना दिए हैं। इस तमाम पर बात होगी। हमारे साथ क्रिकेट में स्टूडियो में मौजूद है, बैग पार्डन, क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैराम काजी, ये ग्रासरूट क्रिकेट के साथ काम करते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर और डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे ज़ोएब इखलाक। ज़ोएब, आपको भी वेलकम करते हैं। बैराम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपने देखा है और अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी आ रही है, इसमें भी आप देख चुके हैं कि पीसीबी थोड़ा सा हमें तजब्जुब का शिकार नज़र आ रहा है। कुछ जल्दी में कर देते हैं, बाद में उसको चेंज करते हैं। बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से पीसीबी परेशान है कि न्यूजीलैंड के मैचेस को भी डिले कर दिया गया। डिले नहीं बल्कि चेंज कर दिया गया। जी, हसनैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी अपने शो पे आने की। वेरी नाइस एंड टू बी हियर एंड प्लेजर टू बी हियर। दूसरी चीज़ ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने पहले भी देखा है पीएसएल के दौरान लिटरली कराची लेग के आखिरी दिन पे ये पता नहीं था कि अब टूर्नामेंट आगे कराची में रहेगा या फिर लाहौर चला जाएगा और इस्लामाबाद जाएगा एज स्केड्यूल्ड। हुआ वो अल्टीमेटली एंड एवरीथिंग वाज वर्कड आउट विद द पंजाब गवर्नमेंट, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि बड़ा ज़रूरी था पीएसएल का हर पाकिस्तान के मेजर टेस्ट सेंटर में जाना। और इस तरह की जो अनसर्टेनिटी है ना, वो आपके पूरे ब्रांड के लिए जो है ना वो अच्छी साबित नहीं होती, आपके पूरे ब्रांड को हर्ट करती है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जाने से फैंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई मैचेस देखने हैं या कहीं जाकर ट्रैवल करना है। कई लोग मैं मिला हूँ ग्राउंड्स में जो रहीम यार खान से आते हैं, क्वेटा से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके लिए फिर आप प्लानिंग में मसले डाल देते हैं जब इस तरह के लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं। तो आई रियली थिंक विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहले से पता होना चाहिए इनको कि ये डेट्स हैं इन वेन्यूज के ऊपर हैं, और ये चीज़ लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। इट्स अ वेरी बैड लुक ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। इट्स अ वेरी बैड लुक ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। ज़ोएब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये क्यों डेट्स चेंज की जा रही है एक दफ़ा फिर, और इम्कान ये है कि कुछ मैचेस ज़्यादातर रावलपिंडी में मुंतकिल किए जाएंगे? ज़ोएब की आवाज़ हमें नहीं आ रही। जी जी ज़ोएब, आपकी ऑडियो हमें नहीं आ रही। प्लीज़ आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 प्लीज़। जी, मैं कह रहा था कि जैसे कि पीसीबी के कोई अपने मामलात भी और पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, तो आई डोंट नो कि वो किस तरह बैक एंड पे क्या हमने जैसे पहले भी हमारे गेस्ट बात कर रहे थे कि पीएसएल के दौरान भी अनसर्टेनिटीज पैदा हुई पंजाब गवर्नमेंट के साथ सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कह सकते हैं शायद कुछ चेंजेस की भी हों। उसके बाद ईद के दिन भी आ रहे हैं और शायद प्लेयर्स के साथ भी कोई इस तरह की डिस्कशन हुई भी हो। आई डोंट नो बैक एंड पे एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप एक बड़ी कंट्री को होस्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप कभी क्या शेड्यूल चेंज कर देते हैं, कभी क्या चेंज कर देते हैं। तो पीसीबी को इस जो खास करके ये शेड्यूल के मामले और जो तमाम तर चीज़ें इनको थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि जो आने वाली टीम्स हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो। बराम, इसकी ये भी रीज़न तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा मैचेस रावलपिंडी में शिफ्ट किए जा रहे हैं इस वजह से कि रावलपिंडी में क्राउड का रिस्पांस रिलेटिवली कराची से और लाहौर से तो बहुत ही अच्छा होता है? हो भी सकता है, हमने ये देखा। अब काफ़ी ट्रेंड भी नज़र आता है आपको। आप देखें कि इन कौन कुछ दिन थे टेस्ट क्रिकेट के जब पीछे बांग्लादेश श्रीलंका आए थे और उसके ऊपर भी रावलपिंडी ने ग्राउंड भरा, तो क्रेडिट तो देना बनता है रावलपिंडी को। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे टेस्ट सेंटर्स को डिवॉइड कर दें, उनसे क्रिकेट छीन लें। मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ी टीम टूर करती है पाकिस्तान, तो हर जगह क्रिकेट लेकर जानी चाहिए। मुल्तान में भी मैचेस होने चाहिए। मुल्तान में हमने देखा कितना शानदार क्राउड आता है।
तो आई थिंक कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए बनिस्बत इसके कि एक ही जगह पे आप सारे मैचेस रख लें। जैसा न्यूजीलैंड अभी जब पाकिस्तान आई थी टेस्ट सीरीज के लिए, वो न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान कम न्यूजीलैंड टूर ऑफ कराची था। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आई थिंक सारे शहरों को, मेन शहरों को क्रिकेट को आपको एक्सपोजर देना चाहिए और मैचेस वहां रखने चाहिए। एंड आई थिंक एक तरीके से रखनी चाहिए ताकि लॉजिस्टिकली इट मेक सेंस फैंस के लिए, प्लेयर्स के लिए और ऑल्सो इदारों के लिए। जिस तरह मैं जब काम कर रहा था ग्रास रूट्स क्रिकेट के लिए, कराची बैठा हुआ था, पता नहीं था कि कल की फ्लाइट लेनी है कि नहीं लेनी। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़ोएब, ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक किस्म का पीसीबी को कमज़ोर भी कर देता है। आपने देखा होगा इस वक्त हम मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कि आप किसी तरह एशिया कप में आ जाएं और इस तरह के सिनेरियो होंगे। वो आपकी पीएसएल भी देखते हैं, वो आपके मैचेस भी देखते हैं, तो मैसेज तो बहुत ज़्यादा गलत जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। जब से ये बोर्ड की जो कमेटी चेंज हुई है उसके बाद से हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है। एकदम से चेंजेस हुई और एकदम से जो है ना आपके सामने बड़े इवेंट्स आ गए। पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते साथ ही आपका पीएसएल आ गया, उसमें सारे मामलात जो आपने देखा, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज के भी हवाले से भी काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए, फिर वेन्यू के हवाले से क्रिएट हुए। अभी एकदम से वापस न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहे हैं और फिर साथ में एशिया कप और वर्ल्ड कप का भी सारा सिनेरियो चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर तो ये मैनेजमेंट चेंज ना होती तो ये सारी जो चीज़ें थी स्मूथली जाती, जबकि ये सारी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है और अब नए लोग जा रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है रमीज राजा पहले भी डिस्कशन कर चुके थे इंडियन बोर्ड के साथ। तो जब आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, नए लोग आए, जाहिर सी बात है नए लोग जब जाएंगे उनका माइंडसेट अलग होगा, उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा। क्योंकि रमीज राजा के जो ताल्लुकात थे, क्योंकि कमेंट्री उन्होंने इतनी ज्यादा की हुई है, उनके जो इंडियन बोर्ड और इंडियन बोर्ड के मेंबर्स थे उनके साथ ताल्लुकात काफी अच्छे थे। अगर वो रहते तो ये चीजें काफी स्मूथली हो जानी थी। लेकिन अभी जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई, हमें देखने को मिल रहा है कि एशिया कप के जो न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो, जैसे वसीम खान का बयान आया कि हम बांग्लादेश में करवाना चाह रहे हैं और बीसीसीआई ने उसको बिल्कुल शट अप कॉल दी वसीम खान को कि आप जो है आईसीसी के मैनेजर बन के रहें, आप पीसीबी के मैनेजर नहीं है। तो एक अलमिया हमारे लिए कि जो हमारी जो मौजूदा कमेटी है, पीसीबी के जो हेड्स हैं, वो इस चीज को इतना स्मूथली लेके नहीं जा रहे। चाहे वो स्क्वाड्स की बात हो, आप स्क्वाड अनाउंस करते हैं, जैसे आपने देखा कि शुरू में जब शाहिद अफरीदी आए थे, आपने 20, 21, 22 लोगों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, फिर उसमें पब्लिक का प्रेशर आया, आपने शान मसूद को ऐड कर दिया, फखर जमान को ऐड कर दिया। तो जब से ये न्यू कमेटी आई है, ये तमाम तर इशू तब से स्टार्ट हो गए थे। अब ये क्योंकि आगे बड़े इवेंट आ रहे हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहे हैं, तो पीसीबी को चाहिए कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले जो अपने जो इंतजामी के जो सारे मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये आप प्लेयर्स के ऊपर, जो प्लेयर्स आपके जा रहे होंगे एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, उनको मेंटली आप बहुत कमजोर कर देंगे, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इस चीज का भी। बहरहाल कल यहाँ पे यासिर अरफात भी मौजूद थे, हमने बात की थी। और जिस तरह ज़ोएब अभी बात करें कि तमाम तर जो कसूर है ये पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी का है, क्या आप समझते हैं कि नई मैनेजमेंट कमेटी से उस तरह चीज़ें संभाली नहीं जा रही जिस तरह पहली कमेटी संभालती थी? तो वैसे भी एक थोड़ा सा इस पे भी ऐड ऑन कीजिएगा कि हमारे यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं ना। आप कल चेयरमैन बन गए तो आपने पूरे अपने बंदे लाने, ठीक है जी। मैं कल चेयरमैन बन गया तो मैंने सारा स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो कोई पॉलिसी तो 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, 25 ईयर्स की तो है नहीं पीसीबी के पास। मैं एक्चुअली रमीज राजा के साथ बात कर रहा था मुल्तान में। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि एक डिनर पे मुझे मिल गए, तो मैं उनसे यही पूछा था कि रमीज भाई कोई कॉन्टिन्यूटी प्लान है, कोई आगे का कोई प्लान होता है कि अगर आप कल चले जाएं तो क्या होगा, हु विल टेक ओवर? क्योंकि वो बड़े हैंड्स ऑन रोल में थे, सब कुछ खुद कर रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि अगर आप चले जाते तो कौन करेगा ये सारी चीज़ें? तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि क्योंकि आपके पेट्रन इन चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं एंड रातों रात चीज़ें इस तरह बदल जाती हैं यहाँ पे, इसकी वजह से सारी अनसर्टेनिटी कॉज होती है। एक डोमिनो इफेक्ट है इसकी वजह से, क्योंकि आप फिर ऊपर से ही जब सांप का सर काट देते हैं तो फिर बाकी हर जगह उसका इम्पैक्ट आता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में यही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है पीसीबी के अंदर। मेरे हिसाब से इसको एक प्राइवेट और सेपरेट इदारा होना चाहिए, विच शुड बी रन लाइक अ बिजनेस। जिस तरह आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, तो पीसीबी अगर इंडिपेंडेंटली उस तरह रन होगा तो आप उसकी बेहतरी के लिए भी टफ डिसीजंस मेक करेंगे और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें उस तरह नहीं नजर आएगी। आपने देखा पीएसएल का फाइनल संडे को होना था, सैटरडे को हो गया। सारे आपके प्लान्स इधर उधर हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। एंड देखिए, या तो वो रमीज राजा की रेन हो एज पीसीबी चेयरमैन या नजम सेठी की, क्रिटिसिज्म अपनी जगह होता है,
क्रिटिसिज्म दोनों जगहों पे हो सकता है, और इस वाली रेजीम की क्रिटिसिज्म में डेफिनेटली आता है कि जो इंतजामिया और ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आ रही है वो लैक कर रही है, एंड थिंग्स आर्ट हैपनिंग ऑन टाइम। और अब ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड वाले टूर की भी डेट्स और वेन्यूज सारी अनसर्टन हो गई हैं, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। और जुहेब देखे ना, जिस तरह ये भी बता रहे हैं कि अब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। किसी नजम सेठी साहब को ये नहीं पता कि वो 6 महीने बाद यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे। अब स्पेशली ऊपर से नजम सेठी जाएंगे, या जिस तरह रमीज राजा चले गए तो अब बाबर आजम को और रिजवान को रेस्ट दे दी गई। इसी तरह पूरी की पूरी टीम के साथ तजुर्बात किए जा रहे हैं। तो जब आप 5-6 महीने बाद या इवन 2 साल बाद भी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आप compete नहीं कर सकते। जिस तरह की क्रिकेट तेज़ हो चुकी है, जिस तरह की ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, उससे कंपटीशन तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पीसीबी से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। जैसे अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब आई डोंट नो किस तरह के इलेक्शंस जाएंगे और किस तरह की हमारी वापस जो है हमारे वजीर आजम आएंगे, उन पे वो फिर सारी चीज अफेक्ट करती है कि हमारा पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में कि आपका वजीर आजम से डिसाइड होता है कि आपका चेयरमैन कौन होगा। और जब आप एक चेयरमैन लगाते हैं और फिर आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है और फिर 5-6 महीने बाद नया चेयरमैन आ जाता है, ऑब्वियसली फिर उन लोगों को भी गलती नहीं होती कि आप एक इतना बड़ा सेटअप को देखना होता है। तो एकदम से आके 4-5 महीने में आप कोई आपके पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप यूं घुमाएंगे और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो पिछली इंतजामिया जाती है उनके भी कुछ मसले मसाइल होते हैं, उनकी भी कोई खामियां होती हैं वो जो छोड़ के जाते हैं। फिर जब नई आती है उनके नए मोटिव्स होते हैं कि हमने ये करना है। जब नजम सेठी आए सबसे पहले उन्होंने कोचेस के ऊपर बात की। तो देखें कोचेस अब कितने आप दे सकते हैं, 1.5-2 महीने तो हो गए नजम सेठी को। अभी हमारा कोचिंग वाला जो मामला है वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो सका। आप देखेंगे यूएई में आप एक अनएक्सपीरियंस जो है कोचिंग स्टाफ को लेके चले गए, वहां पे आपने रिजल्ट देख लिए कि आपके कैप्टन को ये नहीं पता था कि हमने टॉस जीत के बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो ये हमें इंतजामिया में जो सारी फॉल्ट हमें बजाय नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो स्केजुअल जो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि इन चीजों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना होगा। क्योंकि अगर आप इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जो मुझे जहां पे डर है कि आपको जो वर्ल्ड कप जो मेन इवेंट है, उससे पहले भी एशिया कप भी कोई छोटा इवेंट नहीं होता हमारे लिए। तो उसमें अगर आप इन चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, प्लेयर्स को ईजी नहीं करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि भाई आप इधर ही हो, बाबर आजम को रिजवान को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं कि आप बाबर आजम को निकाल दिया, शादाब को कैप्टन बना दिया। शादाब साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पीसीबी की तरफ से कॉल ही नहीं आई, और फिर रात को नजम सेठी का बयान आता है कि हमने तो पूरा कॉन्फिडेंस में लिया था। तो ये चीजें सारी इंतजामिया से लेके तमाम तर प्लेयर्स के अंदर भी जो है ना, ये थोड़ा डाउट्स पैदा हो गए हैं कि भाई हमारी अब क्या पोजीशन है। तो वर्ल्ड कप से पहले ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बैक टू द बैराम, कीवीज आ रहे हैं और उनके लिए क्या पैगाम होगा कि पहले 13 को स्टार्ट हो रहा था, फिर 14 को स्टार्ट था, फिर 14 को स्टार्ट हुआ, अब 14 के बाद खबर देखे ना, पीसीबी भी तजुर्बात करती है। आज खबर आ गई है, तमाम तर लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे, टीवी चैनल्स पे खबर चल गई है। लेट्स सपोज अगर हमारे प्रोग्राम की तरह 4-5 और बड़े प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम हो जाएंगे तो एकदम जो है ना बैकफायर कर जाएंगे। बेसिकली पहले खबर ब्रेक करते हैं, ठीक है जी, अपने ज़राए के ज़रिए, और उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन कैसा आएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जी, एज फार एज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इज कंसर्न, आई डोंट थिंक वहाँ पे ज़्यादा मसले होंगे, क्योंकि अभी टीम इधर आई है नहीं। पहले भी हमने देखा था कि एक मुल्तान में टेस्ट था, लेकिन आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम एक दफ़ा आके भी वापस भाग चुकी है। बिल्कुल, वो भी, और एक दफ़ा पहले भी 2001 में भी टूर के दौरान भी वो जा चुके हैं, सिलेंडर वगैरह का इशू हुआ। एग्जैक्टली। तो इस दफ़ा आप देखेंगे टेस्ट सीरीज के दौरान मुल्तान एक वेन्यू था और कराची एक वेन्यू था, बट दोनों टेस्ट कराची में रखती है। सो इस तरह की जो रीशफलिंग होती है, आई डोंट थिंक उससे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे कोई इंपैक्ट होगा। एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, वो खुश रहेंगे, जो कि हमारी तो प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी होती है, एंड पाकिस्तान हैज प्रूवन इट टाइम एंड अगेन कि वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं एफिशिएंटली। तो आई डोंट थिंक उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए। मगर यहाँ पे जो आपका डोमेस्टिक सेटअप है सारा, जहाँ पे आप इदारों की बात कर ले, जितना अगर मुझे ग्रास रूट्स क्रिकेट में भेजना है मैचेस के लिए, तो कहाँ भेजना है, आइटिनरी तैयार करनी होती है। आप एक फ़ैन है, आप प्लान करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मैच देखने के लिए, आपने अपनी आइटिनरी तैयार करनी है, यहाँ पे गड़बड़ होती है। सो आई डोंट थिंक इसका इंपैक्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा जाता है, बट लोकली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है। लोकली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज़ुएब, ये बताइएगा कि अगर लेट्स सपोज कराची में प्रॉब्लम्स हैं, हमें लाहौर में प्रॉब्लम्स है, रावलपिंडी में प्रॉब्लम्स है, बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं,
तो यार हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए फैसलाबाद पे, मुल्तान पे, सियालकोट पे, पेशावर पे। इवन जो अब तो चले वहाँ पे स्टेडियम नया बन रहा है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इवन आप गुजरावाला में भी गए हैं, गुजरावाला की ग्राउंड भी पिंडी की तरह का ग्राउंड तो वो भी है, पिंडी की तरह वो भी होस्ट कर सकते हैं। और जब छोटे शहरों में आप चीज़ें मुंतकिल करेंगे तो एक तो उसका फ़ायदा भी होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, और जो क्राउड का आपको पता है इम्पैक्ट होता है वो छोटे शहरों में ज़्यादा होता है। इस चीज में ये डिस्कशन काफी लंबी, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान की श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसके ऊपर जो मेन रीजन पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे जाने का है वो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। उसकी वजह से जब इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई है तो ये सारे जो ग्राउंड से आप देखें, गुजरावाला का काफी अच्छा स्टेडियम है, वहां पे इंटरनेशनल मैचेस हुए हुए हैं। और फैसलाबाद में आप डोमेस्टिक के काफी अच्छे मैचेस हुआ करते थे। जब फैसलाबाद में सर इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं, इंडिया आके खेला हुआ है। जी बिल्कुल। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट बंद होगी, हमारी सारी क्रिकेट यूएई में हो रही थी, तो ये जो ग्राउंड्स थे ये सारे जो हैं ये पीछे रह गए। इसमें क्रिकेट, जब जाहिर सी बात है डोमेस्टिक जो क्रिकेट होती है उसमें आपको ग्राउंड्स को इतनी रेनोवेशन की जरूरत नहीं होती, ना कोई इतना ज्यादा ध्यान देता है। जब आपकी फॉरेन टीम्स, जब जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की टीम्स आपको विजिट करती हैं तो जाहिर सी बात है आपने उनके जो लेवल्स हैं उनको मैच करना होता है। वो सारी टीम्स आती हैं, देखती हैं कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, और उन सारी चीज़ों को मैच अप करना पड़ता है। तो इसलिए आपके ग्राउंड्स फिर उस हिसाब से होते हैं। जब आप पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी, पीएसएल वापस आई थी, तो यही 3 वेन्यूज थे, पिंडी, लाहौर और कराची, जिनको रिनोवेट किया गया था, कुछ हद तक इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक बनाया गया था। तो ये जो मुल्तान था, गुजरांवाला था, फैसलाबाद था, ये ग्राउंड्स उस वक्त तक इतने अच्छी कंडीशन में नहीं थे। तो ये मेरे ख्याल से ये रीजन थी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है। गलती माननी चाहिए कि आपको मेंटेन रखना चाहिए। आपकी जब से पीएसएल स्टार्ट हुई, आपका बजट इतना अच्छा हो गया, आपके पास फंड रेजिंग, हर चीज, आपके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आपको अपने जो ग्राउंड्स हैं डोमेस्टिक में भी आपको प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स देने चाहिए, ताकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं तो इतने कंफ्यूज और उस तरह की कंडीशन से ऐसा ना हो कि उनको पता ही ना हो कि इंटरनेशनल में कंडीशंस कैसी होती हैं। तो पीसीबी को इस चीज बेराम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि आपको मैचेस डिफरेंट स्केड्यूल्स में, डिफरेंट वेन्यूज में करवाने चाहिए ताकि उससे एक चार्म भी बरकरार रहेगा। और देखें, इट्स नॉट ए बिग डील। आपके पीसीबी जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा भी है पैसों के हवाले से, मतलब वैसे तो उसके पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद पीएसएल से भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ले रहे हैं। कहने की तो 5% है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो ये थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो तब भी जाके पीएसएल की भी चार्म बरकरार रहेगा। और फिर ये जो अनसर्टेनिटी है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे कि पिंडी से लाहौर, लाहौर से कराची, तो इस अनसर्टेनिटी से भी हम निकल सकते हैं। ज़बरदस्त बात की है मेरे ख्याल से आपने। मैं 100% कंकर करूंगा, अपना वेट भी इसके पीछे थ्रो करूंगा कि पीसीबी को इन्वेस्ट करना चाहिए दूसरे टेस्ट सेंटर्स के अंदर भी, क्योंकि इससे गेम बढ़ती है। और आपकी वाली बात कि जो छोटे शहर होते हैं वो क्राउड को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्राउड पुल बहुत ज़बरदस्त होती है उन शहरों के अंदर। सो ठीक है, बेबी स्टेप्स, पाकिस्तान बड़ी देर बाद क्रिकेट वापस रेजरेक्ट हुई इस मुल्क के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हमने अब 1 से 2 से 3 से 4 टेस्ट सेंटर मुकर्रर कर लिए हैं। पीएसएल आपने 4 टेस्ट सेंटर्स में करा लिया, एक बहुत बड़ी है आपके लिए पर्सनली एक विन थी। एंड आगे इसको और लेकर जाना है। फैसलाबाद की मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि फैसलाबाद में फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, ग्राउंड के बिल्कुल साथ स्टेट ऑफ द आर्ट होटल है। तो आप वहां पे तो आराम से फैसिलिटीज तैयार कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी नहीं पैसे कमाने। बिल्कुल ठीक है। बैराम और जोहेब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो के हवाले से बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की सीरीज में क्या नौजवान ब्लड को वापस शामिल करना चाहिए या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से कि सीरीज़ में पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसको किस तरह का होना चाहिए, और क्या जो तजुर्बात हमने अफगानिस्तान के खिलाफ किए थे वो हमें दोबारा न्यूजीलैंड के खिलाफ करने चाहिए या नहीं। ये पूछते हैं बैराम काजी। जी बैराम, डिफरेंट सीरीज हो रही हैं। एक आपकी 5 ओडीआई की सीरीज हो रही है, एक 5 T20 की सीरीज हो रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप ये रही है और ज्यादा ओडीआई पाकिस्तान खेल नहीं रही इस साल, तो फुल स्ट्रेंथ जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ओडीआई स्क्वाड। वहां पे कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर आप बड़े फॉर्चुनेट है कि काफी हद तक आपकी स्क्वाड तैयार है। आपका टॉप 4 होगा फखर, इमाम, बाबर और रिजवान, जो कि बहुत अरसे से खेल रहे हैं। और फिर आपकी बॉलिंग में शादाब, नवाज, हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम, ये लोग तो आपके स्टार्टर्स हैं। तो ये 9 प्लेयर तो यही हो गए। आपने डिसाइड करना है कि वो मिडिल ऑर्डर में आपने किसको स्लॉट करना है। उसके अंदर बड़े नाम आ जाते हैं आपके पास, मोहम्मद हारिस है, इफ्तिखार है,
सलमान अली आगा हैं, हारिस सोहेल हैं, कुछ ऐसे 4-5 नाम हैं जिनमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आगे किन को खिलाना है वर्ल्ड कप के अंदर, जो इन मैचेस के अंदर आपको फिर फाइनलाइज करना पड़ेगा। जहां तक T20 स्क्वाड की बात चल रही है, तो देखें T20 बायलेटरल्स की कोई बेरिंग नहीं होती, कोई खास अहमियत नहीं होती, थोड़ी ये रैंकिंग्स पे सिर्फ असर पड़ता है और कहीं पे असर नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से कि अगर तो आप यही स्क्वाड आगे मेंटेन करते हैं तो मुझे उससे कोई ज्यादा मसला नहीं है। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक सम सीनियर नेम्स, आई थिंक कुछ जो यंगस्टर्स जिनको स्क्वाड में रहना चाहिए, जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया आपको अफगानिस्तान के खिलाफ, उनके अंदर एहसानुल्लाह, जमान खान और साइम अयूब जरूर होने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हारिस का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो पहले से टीम के अंदर थे, वर्ल्ड कप भी खेले थे, तो उनको तो डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक, ज़ोएब ये बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या होनी चाहिए कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की टीम की और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड? अब एक इम्पॉर्टेंट टूर है और इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको सीनियर्स को वापस लेके आना होगा, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। ऑल्दो वो सेकंड लेग टीम अपनी भेज रहे हैं, कैप्टन भी उनके नहीं आ रहे, तो उनकी टीम से आप सबक सीख सकते हैं कि हालांकि वो दूसरी टीम भेज रहे हैं, लेकिन वहां पे आप देखेंगे एक्सपीरियंस और जो यंगस्टर्स है उनका मिक्स है। तो पाकिस्तान को भी जो है अपने जो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इनको वापस लेके आना चाहिए। जो पिछले स्क्वाड्स में मेरे ख्याल से जमान खान है, हसानुल्लाह है, साइम अयूब है, इनको कैरी करना चाहिए, क्योंकि साइम अयूब ने परफॉर्म करके दिखा दिया लास्ट मैच में कि उनमें पोटेंशियल है खेलने का। और उसके साथ आप हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे तो कंपटीशन भी होगा और आपके पास 5 T20 आए, आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ भी। आप साइम को बाबर के साथ खिला के रिजवान को वन डाउन भी खिला सकते हैं, या बाबर वन डाउन खेल सकते हैं। तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं आ रही है आपके साथ। और उसके बाद आप जमान को खिला सकते हैं। जहां तक एक बंदे की मैं कहूंगा कि आप नसीम शाह को थोड़ा आप रेस्ट दे दें इस खास करके इस T20I में, क्योंकि आपका आगे एशिया कप आ रहा है, तो उसमें आपको अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको थोड़ा बचा के रखना होगा। आप स्क्वाड में शामिल कर लें, शाहीन को भी कर लें, हारिस रऊफ को भी कर लें, लेकिन आप इनको शफल करके खिलाएं। आप एकदम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ना खिलाएं। अपने जो यंगस्टर्स हैं, एहसानुल्लाह हैं, जमान हैं, इनको शाहीन के साथ उनको थोड़ा खिला के थोड़ा उनका टेस्ट दें कि वो शाहीन कैसे अपनी गेम को अप्रोच करते हैं। ठीक, ज़ोएब, गॉट योर पॉइंट। इस सब पे तफसीलन आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना, साइम भी डिस्कसेबल है, हारिस को भी डिस्कस करना है, स्पेशली नसीम शाह को भी डिस्कस करना है, और वो क्या कहते थे कि आपको वन गो में सारी आपसे तफसीलात हम नहीं लेंगे। बहरहाल आपकी तरफ आता हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की हमने पूरे का पूरा बर्डन जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज़ में यंगस्टर्स पे डाल दिया था, न्यू गन्स पे डाल दिया था, क्या इस दफ़ा भी उस तरह का तजुर्बा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस दफ़ा एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा सेंस मेक करती है वो चीज़, क्योंकि पाकिस्तानी सर्फेसेज होंगी, वो यहीं पे PSL खेले हैं, ये जो सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। उस तरह की कंडीशंस आपको स्लो एंड लो टर्नर्स नहीं मिलेंगे जिस तरह की आपको शारजा में मिले, तो इट एक्चुअली मेक्स मोर सेंस टू गो विद यूथ इन तरह की पिचेस के ऊपर। बट दैट सेड, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आप यंगस्टर्स को साथ थोड़े एक्सपीरियंस के साथ मिक्स कर खिलाएं। मैं उसके पूरे खिलाफ नहीं हूं, मगर अगर कोई एक ऐसी सीरीज है जिसमें यंगस्टर्स को आप पूरा भी खिला सकते हो, मेरे ख्याल से ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज है। क्योंकि देखें, ये बहुत डिप्लीटेड स्क्वाड है न्यूजीलैंड का, सारी न्यूजीलैंड की टीम IPL खेल रही है, 1-2 नाम ही आपके अच्छे वाले आ रहे हैं इधर पाकिस्तान, बाकी उनकी पूरी सेकंड स्ट्रिंग 11 आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है यंगस्टर्स को ब्लड करने का T20 फॉर्मेट में। ODI फॉर्मेट में आपको जो मिलता है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपके ज्यादा ODIs हैं नहीं, आपको अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम को गेम टाइम देना है और तैयार करना है इस वर्ल्ड कप के लिए। सो आई थिंक 2 सेपरेट आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए दोनों सीरीज के लिए, और एक ही स्क्वाड नहीं होना चाहिए इसका। ज़ोएब, मेरा ख्याल है कि आपको अगर चॉइस दी जाए, और स्पेशली सिर्फ इसी सवाल तक जो है चॉइस दी जाए कि इसका आप क्या करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो आपने रिजवान और बाबर को खिलाना है, और एक चॉइस ये है कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा स्क्वाड गया था उसमें से आपको किसी को खिलाना, तो आप क्या करेंगे? ख्याल से दोनों का मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि साइम अयूब जब बाबर आजम के साथ खेले इस साल PSL में, तो टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आए। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, आपके अपोजिट साइड पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है वो। इसी तरह अगर आप बॉलिंग में देखें तो जमान खान है, उन्होंने 2 अच्छा परफॉर्म किया। एहसानुल्लाह डिफरेंट प्लेयर नजर आए, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, एक्सपीरियंस कैप्टन के साथ खेलते हैं, तो आपका जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए, और जो प्लेयर जिन्होंने अफगानिस्तान में थोड़ा
शो किया है कि हम करके दे सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज आसान होंगे, लेकिन ये अच्छा हो गया कि वहाँ पे खेल के पहले तो मेरा ये नहीं था कि आप एकदम सारे यंगस्टर्स को खिला दें, उसमें एक दो बाबर या रिजवान को एटलीस्ट होना चाहिए था, लेकिन स्टिल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और अभी भी हमारा जो है वर्ल्ड कप दूर है T20 का, आप अभी भी इन 5 जो है T20 है इनमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आपके पास गुंजाइश है। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह अफगानिस्तान के हारने के बाद कोई बाबर आजम या रिजवान उनको अलाउ करेंगे, खास करके बाबर आजम। बहराम, जिस तरह अफगानिस्तान की बात की जोएब ने कि अफगानिस्तान से हारने के बाद, और आपको पता है क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, खबरें आती हैं, अगर अफगानिस्तान से हम जीत जाते तो फिर बाबर और रिजवान की रेस्ट बहुत लंबी होने वाली थी। ये राइट आफ्टर डिफीट हमें समझ आ गई थी, और वो खबरें फिर उसके बाद तो अवाम तक भी पहुंची हैं। हो भी सकता था और अभी भी हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी भी यही टीम रिटेन हो सकती है T20 आइस के लिए, जो अगेन मैं बार बार रीट्रेट कर रहा हूं, इट माइट नॉट बी द वर्स्ट थिंग, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है और बायलेटरल T20s का एज सच कोई इतनी रेलेवेंस होती नहीं आजकल की दुनिया में। आई वांट पाकिस्तान के जो कोर प्लेयर्स हैं ना सारे, जिसमें बाबर आते हैं, रिजवान आते हैं, शाहीन आते हैं, शादाब भी आते हैं, हारिस रऊफ को भी आप गिन सकते हैं, नसीम शाह, इन लोगों को आपको तैयार करना है ODI वर्ल्ड कप के लिए। सबसे बड़ा टास्क ODI वर्ल्ड कप है इस साल का, एशिया कप भी आपका बीच में आ रहा है, तो इनमें से कोई भी आपका उस वक्त इंजर्ड या अनप्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। सबकी जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। T20 इस वक्त अगर पाकिस्तान लेट्स से ये हार भी जाती है सीरीज, मुझे उतना दुख नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट करें। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि फास्ट बॉलर्स को शफल करें। ठीक है, आपके पास इतनी रिसोर्सेज आ गई हैं, आपके पास पहले शाहीन, हारिस और नसीम थे, अब आपके पास जमान आ गए, एहसानुल्लाह यार अभी तो पुराने भी पड़े हुए हैं, हसनैन भी पड़ा हुआ है, वहाब रियाज पड़े हुए हैं, मोहम्मद आमिर पड़े हुए हैं, अनवर अली कह रहे हैं अभी तक रिटायर नहीं हुए। मैं बहुत पीछे जाऊंगा। अच्छा बात कर रहे थे बहराम आप। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं कि इस T20 सीरीज में यू कैन एक्सपेरिमेंट। आपने जितने नए लोगों को मौका देना है, जैसे भी आपने कॉम्बिनेशन खिलाने हैं, आप ट्राई करें इसके अंदर। ODI के अंदर कोई गुंजाइश नहीं एक्सपेरिमेंट की। आपने अपनी फाइनल 11 तैयार करनी है, जिसमें आपको 9 लोग तो मैंने गिनवा दिए थे, 2 वो जो लोग रह गए ना, जो 2 पोजीशंस रह गई हैं, आपकी फाइनलाइज्ड होनी चाहिए वंस दिस सीरीज एंड्स। ज़ोएब, आपकी तरफ इस वजह से आऊंगा कि आपने कहा कि बाबर रिजवान को होना चाहिए। अगर बाबर रिजवान को होना चाहिए तो फिर हारिस तो पहले से ही टीम में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इस टीम में फिर साइम अयूब भी कंप्लीटली डिजर्व करते हैं खेलना। तो डिजर्व करते हैं, और होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। जब आप स्काउट अनाउंस करें 15 के बजाय 17-18 का अनाउंस कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में आपका हो रहा है, तो आप जब डग आउट में भी आपके एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। नहीं, आप रिजवान और बाबर को डग आउट में बैठाना चाहते हैं या साइम अयूब को? इसमें जी देखिए, बाबर बैठ जाते हैं, रिजवान बैठ जाते हैं, इसमें कोई मतलब स्क्वाड के साथ होने चाहिए, मतलब उनको जी देखिए, जॉस बटलर आपके स्क्वाड के साथ सर कहाँ बाबर आजम के हवाले से अगर थोड़ी सी भी गए तो आपके ऊपर जो है वो तलवारें खड़ी हो जाती हैं सोशल मीडिया पे सर। कैसी बात कर? जी देखिए, बात तो करनी चाहिए, आपने अपनी मेंटालिटी तो चेंज करनी है। आपने जैसे हैं कि वो कभी भी डग आउट में बैठना उसकी इज्जत नफ्स को नहीं मजरूर करेगा, क्योंकि देखें जॉस बटलर आपके आए 7 T20 अपने वो डग आउट में बैठे रहे, ये बड़ा एक इम्पैक्ट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर्स का पीछे बैठे होना। अगर आप बाबर आजम इन सबको टीम में खिलाना नहीं भी चाहते, लेकिन एटलीस्ट उनको डग आउट में रखें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनसे कहें कि आप टीम को खिलाएं, ये आपकी टीम है। आपने फ्यूचर में इन जो 7-8-9 नए लड़के हम लेके आ रहे हैं, इनमें से आपने इनको पिक करना है, आपने अपनी टीम बनानी है। जब इस तरह के आप कॉन्फिडेंस आप प्लेयर्स को देंगे तो ऑब्वियसली वो डगआउट में भी खुशी से बैठेंगे और उनको फिर अपनी PR कंपनीज को भी देंगे, बस ठीक है अब जो है ना आपको पैसे हमने दे दिए, लेकिन अब लोगों को गालियां मत दें। अच्छा बहराम, आपकी तरफ आऊंगा कि अगर रिजवान और बाबर आजम दोनों खेलते हैं तो फिर ओपनिंग पेयर का क्या होगा? साइम अयूब भी ओपनर हैं, हमने देखा पेशावर में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया हारिस ने, और हारिस ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। एक तो ओपनिंग से नंबर 3 पे आए और 1 डाउन पे आए, बैक पार्डन, और उसके बाद उन्होंने कीपिंग की पोजीशन ही पिछोड़ी। तो अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए रिजवान या बाबर में से किसी एक बंदे को, और ये साइम को और हारिस को साथ साथ ट्रेन करना चाहिए एज ए ओपनर। बड़ी अच्छी डिबेट है। देखें, बाबर और रिजवान ने परफॉर्म करके दिखाया भी है एज ओपनर्स, और फिर उनके ऊपर जो एक तनकीद होती है स्ट्राइक रेट की, उसमें नुआंस है। ये मेन स्ट्रीम तनकीद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ऑब्वियसली आप कर सकते हो, आप निट पिक कर सकते हो। मजहर अरशद साहब हमारे स्टैट्स गुरु जो हैं, वो उन्होंने मुझे बताया रिसेंटली एक स्पेस के अंदर कि जो बाबर और रिजवान का मिडल ओवर्स का जो है ना स्ट्राइक रेट, दैट इज द मेन इशू। पावर प्ले का उतना मसला नहीं है जितना अवाम ने बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। देखें,
अगर आप चेस करते हुए बाबर रिजवान को ही भेजना चाहते हैं, मुझे शायद उससे उतनी तकलीफ मत हो, मगर जब भी पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है अमूमन हमको ऐसा लगता है जैसे कि 15 से 20 रन आप छोड़ आए हो, जो कि कभी कभार हमें तंग नहीं करते क्योंकि बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त है। तो शायद आप ओपन कर लो रिजवान और फखर से या रिजवान और साइम से। हारिस का जो नाम है ना, मेरे ख्याल से ये एक ऐसे स्पेशल प्लेयर पाकिस्तान को मिले हैं जो कि इतने डायनामिक हैं, फेज ऑफ द गेम से इनको मसला नहीं है। ये सिर्फ कोई पावर प्ले के प्लेयर नहीं है, ये कहीं भी आकर आपको वही गेम खेल कर दे सकते हैं, तो इनको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये लग्जरी देते हैं आपको वो वाली। तो मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टी20 के अंदर डायनामिक होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए, और इसके अंदर कोई भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि बस यही लोग ओपन करेंगे या यही लोग मिडिल ऑर्डर में आएंगे। आप शफल करो एंट्री पॉइंट्स और मैचअप्स के हिसाब से, ऑपोजिशन को देख के और देख के कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा सेंस बनती है कि अगर तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चाहिए नवाज को ऊपर भेज दें, जो कि किया भी है पाकिस्तान ने, पीछे स्पिनर लगे हुए हैं शादाब को ऊपर भेज दें। इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, डायनामिक रखना पड़ेगा, ताकि टी20 की टीम में आपकी ऑपोजिशन सोचती रह जाए कि अब ये कौन सी चीज करेंगे। एग्जैक्टली ज़ोएब, बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर बहराम ने उठाया। और अगर वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने साइम अयूब को अगर बनाना है तो उसको उसकी पोजीशन पे खिलाना होगा, तो थोड़ा सा रिजवान को भी बाबर को भी अपनी जगह छोड़नी चाहिए ताकि एक टीम साथ साथ बिल्ड हो जाए। अगर टीम बिल्ड नहीं होगी तो वही वाला काम आपके साथ होगा जो अफगानिस्तान सीरीज में आपके साथ हुआ। आपने तजुर्बात किए नहीं, उसी सर्कल में चलते रहे, और देख लें कि अफगानिस्तान में आपके साथ क्या हुआ। जी देखें, डेवलप करना है तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है आपको। फिर वही बात आ जाती है कि कॉन्फिडेंस, अगर आप पीसीबी आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, कैप्टन को कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो फिर तो इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर प्लेयर्स दिल बड़ा करते हैं। आपने देखा रोहित शर्मा ने पिछली सीरीज में भी नंबर 4-5 पे भी आके वो खेले और यंगस्टर्स को चांस दिया है। उन्होंने जो ओपनिंग शुभमन गिल थे उन्होंने 50-100 रन किए थे, लेकिन ईशान किशन ने डबल सेंचुरी कर दी, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था उसमें वो ड्रॉप हो गए, और जो शुभमन गिल थे उनको चांस दिया गया। तो इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए प्लेयर्स को। ये नहीं कि एक बंदा परफॉर्म कर गया तो बस बाबर आजम साइम अयूब सेंचुरी कर गए तो बाबर आजम जो है जी उनकी ओपनिंग स्लॉट खत्म होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और जहां तक बात आई बैटिंग ऑर्डर की, मेरा जहां तक ख्याल है जो साइम अयूब का कंपटीशन अभी जो बन रहा है वो फखर जमान के साथ बन रहा है। अगर रिजवान और बाबर ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ते तो नहीं सर, वो क्यों नहीं छोड़ते? मतलब उन्होंने मतलब के साथ निकाह किया हुआ है, क्यों नहीं छोड़ते? और व्हाट इज इट? सर देखिए, परफॉर्मेंसेस के हवाले से देखा जाए तो वो सर परफॉर्मेंसेस की बात नहीं है। आप यही बात कर रहे हैं कि इंडिया में ये काम हो रहा है तो वो पाकिस्तान में ये काम हो रहा है तो वो पाकिस्तान में तो कर सकते हैं यार। इंडिया में हमने देखा MS धोनी ने विराट कोहली को किस तरह हाथ पकड़ के कप्तानी सिखाई, उसको खेलना सिखाया। खेलना तो खैर उसको आता था और उसके हवाले टीम की। तो ये पाकिस्तान में भी तो ये रवायत होनी चाहिए ना। मतलब ये तो नहीं कि रिजवान और बाबर परफॉर्म कर रहे हैं तो करते ही जाएं। रिजवान बाबर को कहें ठीक है यार, आप 100 मार चुके, 50 मार चुके, एक मैच के लिए बैठ जाएं, अपने साथ साइम को खिला लें। पहले बात की ना, कॉन्फिडेंस जब तक आप प्लेयर्स को नहीं देंगे, आप देखें जितनी अनसर्टेनिटी फैली हुई है कि बाबर को हटा दिया, इसको लगा दिया, तो जब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है अपनी स्लॉट कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि भाई मैंने आज अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ दी, किसी दूसरे ने आके 50 कर दिए, बेशक एक मैच में कर दिए, तो वो हमारे से ऊपर आ जाएगा, बेशक बाबर आजम के पीछे 70-50 हैं। तो ये चीज तो है, कॉन्फिडेंस लैग कर रही है हमारी जो पीसीबी है, इसमें जो है ना, ये थोड़ा अलमिया है हमारा कि हम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देते। एक आधी परफॉर्मेंस पे प्लेयर को उठा के ले आते हैं और एक बैड परफॉर्मेंस पे जो आपका अच्छा प्लेयर होता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज है। और जो फैक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बाबर और रिजवान ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ते, जो साइम अयूब का कंपटीशन बनता है वो फखर जमान के साथ बनता है, क्योंकि वन डाउन स्लॉट साइम अयूब को आप इससे ज्यादा पीछे स्लॉट नहीं कर सकते। हारिस को आप नंबर 4-5 पे भी खिला सकते हैं। जैसे बहराम ने जिक्र किया कि वो थोड़े डिफरेंट टाइप प्लेयर हैं, उनको पावर प्ले या इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। वो पावर प्ले के अलावा भी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि किस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस। डिस्कशन को हम कहेंगे इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इस वक्त बात हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ की। तो सबसे पहले बहराम आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुछ मेंटालिटी डिफरेंस भी था। हमारे जो जूई सीनियर प्रोज आए थे, शादाब और इमाद विकेट पे आए थे तो वो विकेट पे रुक भी रहे थे, उनको रन्स भी बनते हुए वहाँ पे हमें। लेकिन जब यंगस्टर्स होते थे तो वो फिर पता नहीं उनका मेंटालिटी का कोई इशू है या क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ। देखिए, ये यंग एंड फेयरलेस क्रिकेटर्स हैं, आकर अपनी पूरी शॉट्स खेलते हैं। शारजा की पिच जो है वो उस तरह की थी नहीं,
ऑब्वियसली ये भी इनएक्सपीरियंस्ड है, ये उस तरह रीड नहीं कर पाए। अगर आप देखें कि साइम अयूब जो थे शुरू में वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई कर रहे थे, पहले 2 T20s में नहीं चली वो। थर्ड T20 में जब वो आए तो जरा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पे खेले, बड़ी सक्सेस मिली, अट्रिशनल क्रिकेट की तरफ गए तो उनको सक्सेस मिली। तो वो ही डिडंट अंडरस्टैंड द कंडीशंस उससे पहले, तो अपने आप को जब अप्लाई किया उन कंडीशंस के मुताबिक तो उनको सक्सेस मिली। जहां तक ओवरऑल एक मेंटालिटी की गुफ्तगू चल रही, तो देखें आप, हम इंग्लैंड की बात करते हैं, किस तरह उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट बदल दी। देखिए ये ओवरनाइट नहीं होता, इंग्लैंड के लिए जरा ज्यादा आसान है क्योंकि वो जब कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट या नई मेंटालिटी ट्राई करते हैं तो उतनी तनकीद शायद नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, तो उनको वो लिबर्टी मिल जाती है कि वो इस तरह के चेंजेस कर सकें। पाकिस्तान में हम थोड़े रिएक्शनरी कौम है, हमारे अंदर उतना पेशेंस है नहीं कि हम इस चीज को आने दें इस टाइम से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हमें नजर आ रहा है। पीएसएल में देखें जिस तरह के यंग एंड फेयरलेस आपको बैटिंग नजर आई, हारिस से, साइम से, आजम से, इन सारों के अंदर नजर आ रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। और इसके साथ रिजवान और बाबर को भी ना अपनी गेम साथ साथ वो भी ऊपर करेंगे। गॉट योर पॉइंट, ये मेंटालिटी को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। ज़ोएब आपकी तरफ आते हैं, वहाब रियाज ने एक बयान दिया है और एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी वो आजकल बयान दे रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद होती है मोहम्मद आमिर की जानिब से, वो इस वजह से होती है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ना वो तनकीद करते हैं। और दूसरा उन्होंने, क्योंकि एक ही सवाल करूंगा, इस सवाल में सारा कुछ बता देता हूँ कि वहाब रियाज ने क्या किया। वहाब रियाज बाकी कहते हैं जी कि हमारा जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको कम से कम 25 से 30 लोग उसमें होने चाहिए और ये अभी अनाउंस हो जाना चाहिए। और तीसरा उनका ये कहना था कि जो आपके नौजवान बॉलर्स हैं वो इंडियन कंडीशंस में उस तरह सूदमंद साबित नहीं होंगे, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। इस तमाम पर आपके क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो जो मोहम्मद आमिर के रिलेटेड ने बात की है कि मोहम्मद आमिर जब तक तो टीम में थे तब तो बाबर आजम बहुत अच्छा था, कराची किंग्स में काफी अच्छा खेल रहा था, और जैसे ही वो निकला कराची किंग्स से तो सारी चीजें आ गई। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो उस पर हम ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि मोहम्मद आमिर की हमने बहुत ज्यादा क्लास भी ली है पीएसएल में। और दूसरी जो बात आप कर रहे थे कि स्क्वाड को, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 20-25 लोगों का स्क्वाड अभी अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमने कितने मैचेस इंडिया में खेलने, कितने मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका में खेलने। तो ये टोटली डिफरेंट कंडीशन है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करूं कि आप इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश में जाएंगे तो आपको फिर ये जो आपकी पेस बैटरी है वहां पे आपको सिर्फ 3 पेसर्स या 2 पेसर्स के साथ जाना पड़ेगा और एक ऑलराउंडर के साथ जाना पड़ेगा। वहां पे आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा काम आएंगे। तो आपको ये जो अपने रिसोर्सेज हैं इनको पहले से ही जो है ना सॉर्ट आउट करके, और सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके वेन्यूज कौन से हैं। और जब एशिया कप हो जाएगा मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वेन्यूज के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के जब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो पेस बैटरी आपके पास बहुत ज्यादा, अभी आपके जो स्ट्रीम लाइन में 7-8-9 बॉलर्स ऐसे हैं जो मौजूद हैं, और इनको ये मैं इत्तेफाक करता हूँ उनकी बात से कि पहले अनाउंस कर देना चाहिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट एक्सपीरियंस के हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस को किधर लेके जाएंगे। आप जब भी देखें, जब भी वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप आता है, आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो कमरान अकमल, शुएब मलिक, उमर अकमल पूरा 2 साल आपकी टीम में नहीं होते थे। जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होता था तो एक्सपीरियंस आ जाता था और एट द एंड आप फेल हो जाते थे। तो अब ये चूरन बेचा जा रहा है बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये चीजें एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है मैटर करता है, लेकिन आपके पास शहंशाह मौजूद है, एक्सपीरियंस है। ठीक, गॉट योर पॉइंट। आपकी तरफ आता हूँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं करता, और जितना भी ये वहाब रियाज का स्टेटमेंट था इसको जल्दी से सम अप कीजिएगा, क्योंकि आकिब जावेद ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मोहम्मद आमिर वाली जो आपने बात की, मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर को अपनी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस वक्त। उनको देखना चाहिए कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं, क्या वो वापस पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। He should focus on that। बाकियों को छोड़कर अगर अपने करियर पे फोकस करें, because he is still 30, तो देखते हैं अब आगे उनके पास क्या है ऑफर करने के लिए। वहाब रियाज की बात एक्सपीरियंस वाली गलत नहीं है, मगर इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ पेसर्स इन पाकिस्तान इस वक्त, तो शाहीन, नसीम और हारिस, ये 3 आपके स्टार्टर्स हैं, इसमें कोई और गुंजाइश है नहीं। अब आगे जो बैकअप सीमर्स हैं आपने कौन लेकर जाने, इसके अंदर हमें एहसानुल्लाह नजर आ रहे हैं, जमान नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा टैलेंट नजर आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरह वहाब रियाज या किसी और सीनियर बॉलर की जगह नहीं नजर आ रही आते हुए। तो आई वुड गो विद दोज 3 पेसर्स एज योर स्टार्टर्स, और बाकी थोड़े यंगस्टर्स में ट्राई कर लूं, और 25 से 30 लोगों का स्क्वाड अनकरीब अनाउंस हो जाना चाहिए, जस्ट सो दैट वी हैव एन आइडिया कि कौन लोग कॉन्वर्सेशन में वर्ल्ड कप के लिए। ये बात मैं उनसे एग्री करूंगा। ज़ोएब, आकिब जावेद का कहना है कि आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ हारी है वो तो नए लड़कों को मौका दे के हारी, लेकिन उनका एक और बात पे बड़ा इसरार था कि आपके जो कौमी टीम के लड़के हैं उनकी फिटनेस मसाइल ही नहीं दूर हो रहे और वो कम्प्लीटली फिट होते नहीं और आप उनको खिलाई जा रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
सबसे पहले एक एथलीट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको फिट होना। जब वो फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, तभी मेंटली भी फिट रहेगा। जब आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप ग्राउंड में पूरा अपना 100% दे ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे बैट्समैन, कितने अच्छे बॉलर हो जाएं। जब आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे उनकी जो फिटनेस पे उन्होंने काम किया हुआ है, उनके आप इंटरव्यूज में भी देखें कि उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर कितना काम किया, उन्होंने कैसे अपना मसल मास गेन किया है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, खास करके मेरे ख्याल से आजम खान को लेकर उन्होंने ये बात की होगी। मैं भी इस चीज पे इत्तेफाक करता हूँ कि आजम खान दो जितने भी अच्छे प्लेयर हों, आपने इस सीरीज में वो टोटली एक्सपोज हो गए कि वो विकेट कीपिंग में कितने लैग कर रहे थे, बैटिंग उनसे नहीं हो सकी, वो एक डिफरेंट एक्सपेक्ट है। लेकिन उनके ट्रेनर ने भी कहा है कि भाई आजम ऑन रोड था अच्छी फिटनेस के, लेकिन जैसे ही वो लीग्स में पाकिस्तान टीम में आया तो उसने वो जो अपना पैटर्न है वो छोड़ दिया, और अगर उसको वापस इस चीज पे आना है तो उसको टाइम लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आजम के माइंड में भी ये चीज है, बस जो लीग्स क्रिकेट जो लीग खेल रहा है डिफरेंट कंट्रीज में जाके, उसकी वजह से वो टाइम उसको नहीं मिल रहा कि फिटनेस को गेन कर सके। तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है, फिटनेस और परफॉर्मेंस दोनों को साथ लेके चलना। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर किसी को मोटिवेशन बनाना है तो विराट कोहली की मिसाल सबके सामने। ठीक ज़ोएब, विराट कोहली की मिसाल आपने दी। बहरहाल आजम खान के ऊपर प्रिसाइसली जो है ना वो ये क्योंकि लोग इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आकिब जावेद का आपको पता है कि आजम खान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ डिफरेंट रहता है। सो आजम खान को कहाँ पे छुपाएंगे? लेट्स सपोज वो छक्के लगाते हैं, कल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दफ़ा फिर उनको मौका मिलता है, वो 50, 60, 70 रन भी मार देते हैं, और दूसरे मैच में जो है वो उनकी तरफ से इतने रन, उनको अगर कीपिंग भी नहीं करेंगे, वो जिस तरह कीपिंग में उन्होंने ड्रॉप कैचेस किए, फिर सिंगल्स नहीं रोके, तो उनको फील्ड में हम कहाँ पे छुपाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बड़ी पोलराइज कर रही है ये बात ओपिनियन। और आजम खान ने देखें अपनी बैटिंग में तो प्रूव किया है। देखिए फिटनेस जो होती है वो मैच फिटनेस एक चीज होती है, फिजिकल फिटनेस एक होती है। आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कौन सी वाली फिटनेस आपको क्राइटेरिया रखनी है नेशनल सिलेक्शन के लिए, उस पर अगर वो उतरते हैं तो उनको खिलाएं। एज ए बैट्समैन तो मेक सेंस, आई वुड ऑल्सो थ्रो माई वेट बिहाइंड हिम कि उन्होंने परफॉर्म कर दिखाया तो उनको मौका दिया जाए। मगर जब आपके पास मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस जैसे एलीट कीपर्स हों, और कीपिंग इतना ही मेन चीज है क्रिकेट के अंदर, इतना ज्यादा रन ऑफ प्ले जो है डिक्टेट करता है विकेट कीपर, इतना इन्वॉल्व होता है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं आप कर सकते। तो मेरे ख्याल से आजम को एज कीपर रखना, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो कि आपके पास रिजवान है जो शायद दुनिया में बेस्ट कीपर है, और हारिस भी आपने देखा कितने फुर्तीले से कीपर हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल से उनकी एज ए कीपर जगह नहीं बनती। तो बाकी फील्ड में कहीं उनको छुपाएंगे? फील्ड में कहीं छुपाना पड़ेगा। देखिए फाइन लेग पे वो छुप नहीं सकते, वो छुप नहीं सकते। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। ज़ोएब इखलाक हमारे साथ मौजूद थे। ज़ोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।